तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स जो कि आज यानी कि 11 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ, जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख करके गए होंगे उन्होंने लगभग सारा क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है। वही क्वेश्चन आपके वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को मिला है। और हाँ, इसी प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी करवाए जाएंगे और आने वाले वीकली टेस्ट एग्जाम के लिए भी करवाए जाएंगे। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है। तो बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कराया हुआ क्वेश्चन है और जब मैं करा रहा था इस क्वेश्चन को तब मैंने वहां पे आपको डिटेल में बताया हुआ था कि देखिए आपका अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। आपका पहला क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है और तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक से जितने भी जुड़े हुए कार्य हैं ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका कृषि हो गया, कृषि आपका प्राकृतिक से जुड़ा हुआ कार्य है। वन हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका निर्माण से संबंधित कार्य आते हैं। जैसे कि आपका किसी भी कोई भी फैक्ट्री में कुछ बना रहे हैं तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका सेवा से संबंधित कार्य आते हैं, जैसे आपका बैंकिंग कार्य हो गया, टीचिंग का कार्य हो गया, परिवहन का कार्य हो गया, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सारा कुछ डिटेल में आपको मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैंकिंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा था कि 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था। तो 1950-51 में आपका भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान 13% था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 13%। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है वो वीडियो को जाकर के देखिए कि कितना क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। एक ही वीडियो कराए थे क्लास 11 का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिश के हाथों गुलाम हुआ था उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था आपका आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, साथ ही साथ आपका घिसी हुई अर्थव्यवस्था भी थी और निर्भर अर्थव्यवस्था भी थी। यानी कि ये तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा देश ब्रिटिश के हाथों गुलाम था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने 1860 में आपका पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा था कि स्वतंत्रता के समय देश में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। तो सारा क्वेश्चन लगभग कराया हुआ है। ऐसा नहीं कि बार बार मैं नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन आया था, तो ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। आप लोग मिला करके जाकर के देख सकते हैं। बार बार बोलने में इस तरह से थोड़ा सा अपवर्ड टाइप का लगता है कि ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, समझ रहे ना बातों को। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय देश की नगरीय जनसंख्या कितनी थी। तो देश की नगरीय जनसंख्या आपका उस समय 17% था, 17.2% था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 17.2% ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इससे जो आपका मिलता जुलता ऑप्शन है, यानी कि इससे सबसे नजदीकी ऑप्शन है, ये 16% है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा 16%। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे पूरा बढ़िया से पूछता कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि नॉर्मन बोरलॉग। किसे, नॉर्मन बोरलॉग को आपका विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कि यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग नहीं दिया हुआ है, यानी कि भारत का ये पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है। नगदी फसल किसे कहते हैं, डिटेल में बताए थे आपको कि जो बेचने के लिए प्रयुक्त में आते हैं, यानी कि वैसे फसल का उत्पादन जो आपका सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो कपास आपका क्या है, नगदी फसल। कपास को खाते पीते हैं क्या, नहीं ना दोस्त, इसे सिर्फ आपका बोरा बनाया जाता है, तो रेशम बनाया जाता है, इसे बेचने के लिए ही आपका क्या कर सकते हैं, आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी बात धान और गेहूं क्या है, इसे भी बेचते हैं लेकिन इसे कुछ खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता
जाता है, ठीक है। जो किसान उपजाता है वो रख लेता है फिर बेचता है, ठीक है। तो ये धान और गेहूं क्या है आपका नगदी, सॉरी धान और गेहूं आपका क्या है खाद्य फसल है, ठीक है। आपका कपास क्या है नगद है तो नगदी फसल है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनाई। तो स्वतंत्रता के बाद आपका भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्था आपका मिला हुआ रहता है, दोनों की भागीदारी होती है। समाजवादी का मतलब हो गया सरकारी और आपका पूंजीवादी का मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेट। तो इसे एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में देखिए दोनों प्रकार के स्कूल हैं, पूंजीवादी यानी कि प्राइवेट स्कूल भी है और समाजवादी यानी कि सरकारी स्कूल है। तो हमारा देश कैसा है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके कई क्षेत्रों में मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था तो योजना आयोग। योजना आयोग का ही मोदी सरकार जब आए तो इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया था, ठीक है। और इसका नाम कब बदला था योजना आयोग से नीति आयोग तो 1 जनवरी आपका 2015 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी, यानी कि भारत की जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका अवधि कब से कब तक था। तो देखिए सेकेंड जो आपका 5 ईयर प्लान है यानी कि पंचवर्षीय योजना है ये आपका 1951 में शुरू हुआ था। तो 1951 से 5 साल जोड़िए तो कब हो जाएगा 1956, यानी कि ये पहला था। अब 56 से 5 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 1961 हो जाएगा। तो 1961 से 1956 आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1956 से 1951। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी मॉडल पर आधारित था तो पीसी महालोविनिस मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। इसको मैं थोड़ा सा कराता हूं। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं उसके बाद करवाता हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। उसके बाद था आपका ये भारतीय नियोजन की 4 प्रमुख विफलताएं बताएं, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या अभिप्राय है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, भारतीय योजना के उद्देश्य क्या थे। तो ये सारा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ। इसमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में कराया हुआ है। और सब्जेक्टिव में इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ आप सबों को क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका तो सब्जेक्टिव आएगा नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। इस वजह से मैं ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहा हूँ। और हाँ यही सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि टेस्ट का ही क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पहला पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे आपका कृषि हो गया, मछली हो गया, उद्योग हो गया, खनिज हो गया, इस खनिज का उत्खनन हो गया, ये सब क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कराया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मैंने आपको शुरू में बताया ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपका पूंजीवादी प्लस समाजवादी यानी कि दोनों की भागीदारी हो उसे क्या कहेंगे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवादी और समाजवाद को जोड़ता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि भारतीय नियोजन की 4 प्रमुख विफलताएं बताएं। तो भारतीय नियोजन की आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कि भारतीय नियोजन की 4 प्रमुख विफलताएं निम्नलिखित है। पहला क्या हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। यानी कि देखिए दूसरों देशों पे देखें तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ही ज्यादा है। पश्चिमी देश जैसे यूरोप के देश हो गए, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, ब्रिटेन हो गया आपका, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वहां पे देखिए नॉर्वे हो गया, ठीक है। और भारत में आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है ये आपकी भारतीय नियोजन की जो विफलताएं हैं इसी की वजह से आपका क्या है प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत काफी धीमी है। दूसरा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी में वृद्धि, यानी कि देखिए काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है उससे भी क्या हो रही है आपका बेरोजगारी में काफी तेजी से बढ़ रहा है। सीमित साधनों के कारण विशाल परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सके। हमारे पास साधन क्या है एकदम सीमित मात्रा में। इससे क्या है जैसे बड़े बड़े परियोजनाएं होती हैं, जैसे बहुत लंबा रोड बनाना है, चौड़ा रोड बनाना है और तो बड़े बड़े डैम बनाना है, तो ये क्या होती है समय पर पूरा नहीं हो पाती है। उसके बाद है आर्थिक असमानताएं। देखिए हमारी समाज में ही आर्थिक असमानताएं हैं, कोई बहुत ही ज्यादा अमीर है तो कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो ये हमारी नियोजन की विफलता का ही कारण है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अर्थव्यवस्था की संरचना के से क्या अभिप्राय है। तो देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन
माध्यम से, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विविध प्रकार की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों का संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली आदि। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना से मतलब ये समझिए कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, इसका विभाजन किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में आपका अर्थव्यवस्था बटा रहता है। ठीक है, ये आपका अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब हो गया। संरचना का मतलब क्या हुआ कि वो किसे किसे बना है, तो विभिन्न क्षेत्र से ही आपका बना हुआ अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये आपका अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको और भी जो आपका 15 और 16 क्वेश्चन था, वो आपका थोड़ा सा 55 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, उसको टाइप करने में थोड़ा सा परेशानी है, बोलिएगा तो वो भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग उतना ज्यादा फोकस मत कीजिए सब्जेक्टिव में, हो सके तो इस पे भी फोकस मत कीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आपका धाकड़ तैयारी करवाने वाला हूं। अभी तो मैं आपका वीकली टेस्ट का क्वेश्चन कर रहा हूं, 20-20 में आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाए। बाकी बात एग्जाम से पहले जो वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, वो तो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।